नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस का 22 दिसंबर के हम थर्ड शिफ्ट का प्रश्न छूट गया था। साथ में फर्स्ट शिफ्ट में मैंने कुछ प्रश्न कम कराए थे। इन तीनों का कंपाइलेशन ये होने वाला है, यानी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का तीनों शिफ्ट का इसमें 150 प्लस क्वेश्चन होने वाला है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ होने वाला। लगातार प्रश्न जो रिपीट हो रहा है, आप देख लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। अगर आप लोगों ने एनालिसिस का वीडियो देख रहे होंगे तो पता चल जाएगा कितने ज्यादा प्रश्न रिपीट हो रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है, लगातार रिविजन करते रहिएगा। इसके अलावा प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारा वीडियो ऐड कर दिया है, उन सभी को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो उससे पहले हम थर्ड शिफ्ट के कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 2025 तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक यानी डीजी कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है सीआरपीएफ के डीजी यानी कि महानिदेशक है। अगर बात करें मुख्य अर्धसैनिक बल और उनके प्रमुख की बात है तो सीआरपीएफ के अभी जस्ट बताया केंद्रीय रिजर्व पुलिस हो जाएगा, इसके जीपी सिंह यानी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हो जाएगा। सीआईएसएफ की बात करें, इसका फुल फॉर्म केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल हो जाएगा, इसके महानिदेशक प्रवीर रंजन है, जो सितंबर 2025 में कार्यभार संभाले थे। आईटीबीपी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म भारत तिब्बत सीमा पुलिस होता है, इसके महानिदेशक प्रवीण कुमार हैं। एसएसबी की बात करें, इसका फुल फॉर्म सशस्त्र सीमा बल होता है, इसके महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद है। बीएसएफ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, इसके महानिदेशक नितिन अग्रवाल है। अगर बात करें केंद्रीय गृह मंत्रालय इन बलों की प्रमुख नियुक्ति करता है और केंद्रीय गृह मंत्री वर्तमान में अमित शाह इन सभी बलों के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? स्विट्जरलैंड ने यह स्थान हासिल किया है। और मैं लगातार बोल रहे हैं 10 प्रश्न जो है करंट अफेयर का पूछा जा रहा है, और मैंने स्पीडी करंट अफेयर का 9 घंटे का मैराथन वीडियो दिया हुआ है, जिसमें मैंने हर टॉपिक कवर किया हुआ है। उसको जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में मैं सारा इंपॉर्टेंट वीडियो ऐड कर दिए हैं। अगर बात करें वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी 2025 के रैंक में भारत का स्थान 38वां स्थान रहा है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार है। और ये जो है वीपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 35वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ था? ये जो है केरल में इसका आयोजन किया गया था। बात करें 35वें राष्ट्रीय खेल 2015 में केरल में 31 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित हुआ था, जिसमें 12,000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया और सर्विसेज ने सर्वाधिक पदक जीता, जबकि मेजबान केरल ने कुल 162 पदक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। सचिन तेंदुलकर खेल सद्भावना राजू थे और यह केरल द्वारा दूसरी बार राष्ट्रीय खेल की मेजबानी था, जो 1947 के बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने पुरुष फील्ड हॉकी में अपना पहला एशियाई खेल स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? 1966 में जीता था। भारत ने पुरुष हॉकी फील्ड हॉकी में अपना पहला एशियाई खेल स्वर्ण पदक 1966 में जीता था। भारत ने पुरुष फील्ड हॉकी में अपना पहला एशियाई खेल स्वर्ण पदक 1966 में बैंकॉक एशियाड में जीता था, जब उन्होंने फाइनल पाकिस्तान को 1-0 से हराया था। और उसके बाद 1998, 2014 और 2022 में भी स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय नहीं है? नीति आयोग ऑप्शन में था, ये जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। बात करें तो कौन कौन सा नहीं होता है? नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि यह भारत सरकार द्वारा एक कार्यकारी प्रस्ताव है, जो गठित एक गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय यानी थिंक टैंक की तरह कार्य करता है। इसी तरह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और योजना आयोग ये सभी भी संवैधानिक निकाय नहीं है। इन्हें संसद के कानून या सरकार के प्रस्ताव से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में भारत सरकार ने 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिसमें इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक आदि शामिल थे, ताकि बैंकिंग सेक्टर का नियंत्रण बढ़ाया जा सके और कृषि जैसे क्षेत्रों को वित्तीय सहायता मिल सके, क्योंकि पहले बैंक केवल बड़े उद्योगपतियों को ही लोन देते थे। और दूसरा चरण की बात करें तो 1980 में भी हुआ था, जिसमें 6 बैंक को और राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसके बाद कुल 20 जो है राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए। साथ ही 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, यानी पहली बार राष्ट्रीयकरण पूछा है तो 1969 हो जाएगा। वहीं दूसरी चरण की बात करें तो 1980 हो जाएगा, जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य लकड़ी के डंडों का उपयोग करके किया जाता है और कृष्ण लीला के विषयों पर आधारित है? डांडिया रास किया जाता है जो लकड़ी के डंडों पर किया जाता है। बात करें डांडिया, मुख्य रूप से गुजरात राज्य का एक लोकप्रिय और पारंपरिक लोक नृत्य है जो नवरात्रि के दौरान बड़े उत्साह के साथ किया जाता है, जिसमें रंगीन छड़ी यानी डांडिया का इस्तेमाल होता है और ये देवी दुर्गा और महिषासुर के युद्ध का प्रतीकात्मक रूप है। हालांकि राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में भी यह लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान शिव को समर्पित कौन सा प्रमुख हिंदू त्योहार हर साल फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष की 14वीं रात को मनाया जाता है? महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवी पार्वती और भगवान शिव को पुनर्मिलन को समर्पित कौन सा हिंदू त्योहार है जिसमें महिलाएं वैवाहिक सुख के लिए व्रत और प्रार्थना करती है? ये तीज का त्योहार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2007 में 33वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन गुवाहाटी असम में हुआ था। 2007 में 33वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुवाहाटी असम में 9 फरवरी से 18 फरवरी 2007 तक किया गया, जिसमें सोनिया गांधी ने उद्घाटन किया था और यह आयोजन भारत की खेल प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाला एक सफल आयोजन था जिसने असम के खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिसंबर 2025 तक दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सभी को पता है, रेखा गुप्ता है। अगर बात करें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री का, तो जान लीजिए जो आगे के स्टेप में जरूर पूछा जाएगा और मैंने राज्यपाल करा दिया हुआ है। अगर आप लोग एनालिसिस के वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल चुका होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। गुजरात के भूपेंद्र पटेल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है जिसके कारण कोई जो है वहाँ का मुख्यमंत्री नहीं है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुमोह है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी खेती किया जाता है? सभी को पता है कपास की खेती किया जाता है। काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, इसमें कपास, मुख्यतः कपास होता है। गन्ना, गेहूं, ज्वार, चना, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी और अन्य दलहनी और तिलहन फसलें भी उगाया जाता है क्योंकि इसका जल धारण क्षमता अच्छा होता है और यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है। खासकर कपास के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। अगर बात करें भारत में जलोढ़ जो है कई प्रकार की मिट्टी होता है। जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, पर्वतीय और रेतीली मिट्टी प्रमुख है जिनमें क्रमशः चावल, गेहूं, गन्ना, कपास, मूंगफली, दाल, चाय, कॉफी, काजू, फल, चाय और बाजरा जैसी फसलें उगाया जाता है जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, राजस्थान जैसे राज्यों में पाया जाता है और विभिन्न फसल पैटर्न दर्शाता है जिसे देश की कृषि विविधता बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा को किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से समवर्ती सूची में रखा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से रखा गया था। शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए राज्य सूची से समवर्ती सूची में रखा गया, जिससे अब केंद्र और राज्य सरकारें दोनों शिक्षा से जुड़े मामलों पर कानून बना सकता है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में शिक्षा में एकरूपता लाना और राष्ट्रीय नीति को लागू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? भारतीय एथलेटिक महासंघ जिम्मेदार है। शासी निकाय AFI भारत में एथलेटिक्स का राष्ट्रीय शासी निकाय है, नेशनल गवर्निंग बॉडी है और इसकी स्थापना 1943 में हुआ था और इसे पहले भारतीय एमेच्योर एथलेटिक महासंघ के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर डॉक्यूमेंट क्या होता है? मास्टर डॉक्यूमेंट MS वर्ड की एक शक्तिशाली विशेषता है जो उपयोगकर्ता को एक बड़ी और जटिल दस्तावेज जैसे किताब, थीसिस या लंबी रिपोर्ट को कई छोटी प्रबंधनीय फाइलों में विभाजित करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईमेल प्रोटोकॉल किसे कहते हैं? ईमेल प्रोटोकॉल नियमों और प्रक्रियाओं का एक समूह होता है जो निर्धारित करता है कि ईमेल सर्वर, क्लाइंट जैसे ईमेल प्रोग्राम या ऐप एक दूसरे के साथ कैसे संवाद करते हैं। यह प्रोटोकॉल सुनिश्चित करता है कि ईमेल सुरक्षित और सही तरीके से भेजे, प्राप्त किए गए और संग्रहित किए जा सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी होता है। और मैंने कल ही आपको जो है फर्स्ट शिफ्ट वाले वीडियो में कराया हुआ है, और अभी आपको जो सेकंड शिफ्ट का देखिएगा उसमें बहुत सारे शॉर्टकट कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण में विंडोज हो जाएगा, मैक ओएस हो जाएगा, लिनक्स हो जाएगा, उबंटू हो जाएगा और एंड्रॉयड शामिल है, जो कंप्यूटर मोबाइल डिवाइस के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है और एप्लीकेशन चलाने का प्लेटफॉर्म देता है। अगर विकल्पों में से इनमें से कोई एक है तो वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट क्लॉक शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। कुछ इंपॉर्टेंट खेल के शब्दावली जान लीजिए। क्रिकेट से कौन कौन संबंधित है? बेल्स हो जाएगा, पवेलियन हो जाएगा, वाइड बॉल हो जाएगा, सीमर हो जाएगा, स्क्वायर लेग हो जाएगा, नॉट आउट, स्लिप हो जाएगा, गुगली, लॉन्ग ऑन, कैच, एलबीडब्ल्यू, रन, विकेट, ओवर मेडन, ये सभी क्रिकेट से संबंधित है। फुटबॉल की बात करें तो किक, गोल, हेड, पेनल्टी किक, ड्री बॉल, ऑफ साइड, हैट्रिक, फाउल, डिफेंडर, फॉरवर्ड, पास, ये सभी फुटबॉल से संबंधित है। हॉकी की बात करें तो बुली, शॉर्ट कॉर्नर, हैट्रिक, गोल, पेनल्टी कॉर्नर, पुशिन, स्कूप, ड्रिबल, स्ट्राइकिंग, सर्कल, ऑफ साइड, ये सभी हॉकी से संबंधित है। टेनिस की बात करें तो एस, बैक हैंड, स्ट्रोक, ड्यूस, डबल फॉल्ट, स्मैश, वॉली, नेट, सर्विस, ग्रैंड स्लैम, लव, ये सभी जो है टेबल टेनिस से संबंधित है। बास्केटबॉल की बात करें तो ड्रिबलिंग, फ्री थ्रो, जंप बॉल, ब्लॉक, पाइवट और बास्केट, ये सभी बास्केटबॉल से संबंधित है। शतरंज की बात करें तो बिशप, कैसलिंग, चेक, चेकमेट, गैम्बिट, ग्रैंड मास्टर, किंग, नाइट, पॉन, क्वीन, रूक, स्टेलमेट, ये सभी शतरंज से संबंधित है। बेसबॉल की बात करें तो होम रन, बेस, पिच और पिक, ये सभी बेसबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? लिंग आधारित चयन को रोकना और बालिकाओं का अस्तित्व सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। ये योजना जो 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत में शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य गिरते हुए बाल लिंग अनुपात को रोकना और बालिकाओं के अस्तित्व, सुरक्षा और शिक्षा को सुनिश्चित करना था। और योजना का मैंने डिटेल वीडियो दिया हुआ है, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, पीएम युवा 2.0 योजना का फरवरी 2025 में कितनी नई पुस्तकें लॉन्च किया गया था? 41 नई पुस्तकें लॉन्च हुआ था। पीएम युवा 2.0 के तहत फरवरी 2025 में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में 41 नए पुस्तक लॉन्च किया गया, जिनका विमोचन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था, जिसमें कई भारतीय भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकें और विभिन्न साहित्यिक विषयों पर आधारित रचनाएं शामिल था, जो युवा लेखकों को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है? अनुच्छेद 19 देता है। बात करें अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए जो है, यह सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। 6 स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 19 जो है कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जिसमें यह पहला है। उचित प्रबंधन, यह स्वतंत्रता असीमित नहीं है। राज्य अनुच्छेद 19(2) के तहत कुछ अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, जैसे देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था पर। विस्तार की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार के दायरे को बढ़ाया है, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज फहराने, राष्ट्रगान गाने का अधिकार, ये सभी शामिल है। टोटल जो है अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार के अधिकार है? 6 प्रकार के अधिकार, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के पास किससे संबंधित प्रवर्तन हेतु अधिकार क्षेत्र दिया गया है? मौलिक अधिकार संबंधी अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान के तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को कुछ रीट जारी करने की शक्ति से संबंधित है, जिसके द्वारा वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की प्रवर्तन और अन्य कानून अधिकारों की रक्षा के लिए निर्देश, आदेश या रीट जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, टोटल जो 5 प्रकार का रीट जारी किया जा सकता है। यह उन्हें राज्य स्तर पर न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए व्यापक अधिकार देता है। वहीं बात करें सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 का तहत रीट जारी करता है। ये दोनों अनुच्छेद याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्जिनल सीमांत उपयोगिता की परिभाषा क्या है? सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग की कुल संतुष्टि या लाभ में होने वाली वृद्धि यह मापता है कि हर अतिरिक्त इकाई को आपको कितनी अतिरिक्त खुशी देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है। मैंने 2 दिन पहले ही ये उपनाम वाला क्वेश्चन कराया हुआ है। महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। बात करें स्वतंत्रता सेनानी और उनके नेता के, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, बापू कहा जाता है, महात्मा कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपनाम कौन सा है, लौह पुरुष हो जाएगा, सरदार हो जाएगा, भारतीय बिस्मार्क हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम नेताजी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू का उपनाम चाचा नेहरू और पंडित जी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम लोकमान्य हो जाएगा। सरोजिनी नायडू का उपनाम भारत कोकिला हो जाएगा। भगत सिंह का उपनाम शाहिद आजम हो जाएगा। लाला लाजपत राय का पंजाब केसरी उपनाम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और आजाद शत्रु के उपनाम से जाना जाता है। श्री राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। आशुतोष मुखर्जी को बंगाल का बाघ और बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। चंद्रशेखर आजाद को युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। अन्य प्रमुख हस्तियों में बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2023 में दिल्ली एनसीआर में कई तेज झटके महसूस किए गए। इस वर्ष के दौरान महसूस किए गए प्रमुख भूकंप 6.0 तीव्रता से ऊपर का केंद्र इस देश में था। ये इसका केंद्र कहाँ था, नेपाल में इसका केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे पुराना कार्यरत तेल शोधन केंद्र कौन सा है। डिगबोई असम सबसे पुराना तेल शोधन केंद्र है। भारत का सबसे पुराना तेल शोधन केंद्र रिफाइनरी डिगबोई रिफाइनरी है, जो असम राज्य के डिगबोई शहर में स्थित है और यह 1901 में असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया था। यह न केवल भारत की बल्कि एशिया की भी सबसे पुरानी और लंबे समय से संचालित होने वाला तेल रिफाइनरी है, जिसे भारतीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की गंगोत्री भी कहा जाता है। बात करें भारत के प्रमुख तेल शोधक केंद्र की, रिफाइनरी विभिन्न राज्यों में स्थित है, जिनमें जामनगर गुजरात में रिलायंस के द्वारा है, मथुरा उत्तर प्रदेश में है, पानीपत हरियाणा में है, बरौनी बिहार में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, डिगबोई असम में, कोच्चि केरल में, मुंबई महाराष्ट्र और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में शामिल है, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा और ईंधन आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी क्या होता है। राजकोषीय नीति एक महत्वपूर्ण सरकारी उपकरण है, जिसका उपयोग सरकार अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक अस्थिरता और विकास और पूर्ण रोजगार प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइफ ऑफ पाई उपन्यास के लेखक कौन है। इसके लेखक यान मार्टेल। लाइफ ऑफ पाई उपन्यास के लेखक यान मार्टेल है, जो एक कनाडाई लेखक, और इस किताब का लिए उन्हें 2002 में मैन बुकर पुरस्कार भी मिला था, जो एक किशोर लड़के और एक बाघ के साथ समुद्र में जीवित रहने की कहानी है। अगर बात करें प्रमुख लेखक और उनके प्रसिद्ध उपन्यास के, तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि ये सभी लिखा गया है। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा मैला आंचल, इसके अलावा परी की कथा ये लिखा गया है। श्री लाल शुक्ल के द्वारा राग दरबारी लिखा गया है, जबकि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। भगवती चरण वर्मा के द्वारा चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र ये सभी लिखा गया है। भीष्म साहनी के द्वारा तमस लिखा गया है। इसके अलावा बसंती लिखा गया है। कृष्णा सोबती के द्वारा जिंदगी नामा, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी के घेर ये सभी कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है। अज्ञेय के द्वारा शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी ये अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा कंकाल, तितली, इरावती ये सभी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। धर्मवीर भारती की बात करें तो गुनाहों के देवता, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया। मनोहर श्याम जोशी के द्वारा कुरु कुरु स्वाहा, हमजाद मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखा गया। मन्नू भंडारी के द्वारा आपका बंटी, महाभोज ये सभी लिखा गया है। अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक लेखक की बात करें तो लाला श्रीनिवास दास के द्वारा परीक्षा गुरु लिखा गया है। इसके अलावा देवकीनंदन खत्री के द्वारा चंद्रकांता और भूतनाथ लिखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उपन्यास क्लियर लाइट ऑफ डे किसके द्वारा लिखा गया है? अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है। क्लियर लाइट ऑफ डे ये प्रसिद्ध भारतीय लेखिका अनीता देसाई द्वारा लिखा गया है, जो 1980 में प्रकाशित हुआ था और यह पुरानी दिल्ली के एक परिवार के जीवन और यादों के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें विभाजन के बाद भारत का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्तीय बाजार के संदर्भ में फ्रैक्टल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? बेनोइट मेंडेलब्रॉट ने किया था। बात करें वित्तीय बाजार के संदर्भ में फ्रैक्टल थ्योरी का प्रतिपादन मुख्य रूप से गणितज्ञ बेनोइट मेंडेलब्रॉट ने किया था, जिन्होंने फ्रैक्टल की अवधारणा दी और बाद में एडगर पीटर्स ने इसे फ्रैक्टल मार्केट हाइपोथेसिस के रूप में 1990 के दशक में औपचारिक रूप दिया, जो कुशल बाजार परिकल्पना का एक विकल्प है और बाजारों में जटिल स्वसमान पैटर्न पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। एशियाई हॉकी महासंघ का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है, जो एशिया में फील्ड हॉकी के खेल का संचालन करने वाली संस्था है और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIA से संबंध है। अगर बात करें कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थान को, जो जान लीजिए आगे के सीटों में जरूर पूछा जाएगा। क्रिकेट का जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद होता है, जिसे ICC के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय दुबई के संयुक्त अरब अमीरात में है। फुटबॉल जो है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा इसका नाम है, इसका मुख्यालय जूरिक स्विट्जरलैंड में है। हॉकी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। टेनिस का जो है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ है, इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का संस्था है, इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। एथलेटिक्स का जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स हो जाएगा, इसका मुख्यालय मोनाको में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शुष्क मिट्टी यानी एरिडियल सॉइल भारत के किन क्षेत्रों में पाया जाता है? आमतौर पर मुख्य रूप से भारत के पश्चिम भाग प्रमुख क्षेत्र जैसे राजस्थान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हरियाणा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सूर्य के चारों सबसे पहले कौन सा ग्रह घूमता है? बुध यानी मरकरी घूमता है। सूर्य के चारों सबसे पहले बुध ग्रह घूमता है, क्योंकि यह सूर्य के सबसे निकट है और सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम समय यानी लगभग 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है, जो इसे सबसे तेज ग्रह बनाता है। कुछ प्रमुख ग्रह उनके संक्षिप्त विवरण जान लेते हैं। बुध के बारे में जान लीजिए, सूर्य के सबसे निकट है, सबसे छोटा है, चट्टानी ग्रह है, बहुत गर्म और बहुत ठंडा होता है, सूर्योदय से पहले या बाद में दिखता है। शुक्र की बात करें तो पृथ्वी के समान आकार का है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, घना जहरीला वातावरण है, भोर का तारा या शाम का तारा भी इसे कहा जाता है और सबसे चमकीला तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी की बात करें तो हमारा घर है, जीवन का एकमात्र ज्ञात स्थान है, पानी और ऑक्सीजन की उपस्थिति है। मंगल की बात करें तो इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, जिसे आयरन ऑक्साइड के कारण इसे जाना जाता है। विशाल ज्वालामुखी और सूखी नदियां घाटी है, दो छोटे इसके पास चंद्रमा है यानी उपग्रह है। बृहस्पति यानी जुपिटर की बात करें सबसे बड़ा ग्रह है और एक गैसीय दानव है और ग्रेट रेड स्पॉट यानी तूफान और कई चंद्रमा इस पर है। शनि की बात करें तो अपने शानदार वलय यानी बर्फ और चट्टान के टुकड़े के लिए प्रसिद्ध है और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ पर शनि के बारे में याद रखिएगा, यहाँ पर वलय पूछ रहा है, ध्यान से देखिए, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यूरेनस की बात करें, यह एक बर्फीला विशालकाय ग्रह है, यह अपनी धुरी पर बहुत झुका हुआ है और मीथेन के कारण नीला दिखाई देता है। नेपच्यून की बात करें, सूर्य के सबसे दूर बर्फीला विशालकाय ग्रह है, सबसे तेज हवाएं चलता है और गहरा नीला रंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम किन अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 19 से 22 के तहत आता है। बात करें अनुच्छेद 19 में भाषण, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा, संघ बनाने, भारत में कहीं घूमने, निवास करने और कोई भी पेशा अपनाने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख है। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दिया गया है। अनुच्छेद 22 में मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राजीव मेमानी ने इसका पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमांत लागत क्या है? सीमांत लागत और औसत लागत में परिवर्तन होता है, जो तब उत्पन्न होता है जब उत्पादित मात्रा में
एक इकाई बढ़ाई जाती है और यह वस्तु की एक और इकाई का उत्पादन करने की लागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलपुरी भारत के किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है। बात करें सलपुरी या सोलापुर, भारत के ओडिशा और महाराष्ट्र से राज्य संबंधित है, लेकिन आपको सलपुरी शायद संबलपुरी भाषा या संबलपुर से संबंधित, जो मुख्य रूप से ओडिशा राज्य के पश्चिम भाग में बोली जाते हैं और यह वहीं से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ई बैंकिंग का उदाहरण नहीं है? तो बात करें ई बैंकिंग के आम उदाहरण में मोबाइल बैंकिंग ऐप जैसे गूगल पे, फोन पे, बैंक के अपने ऐप, बिजली या गैस का ऑनलाइन भुगतान करना या यूपीआई के जरिए किसी दोस्त को पैसा भेजना, ये सभी जो है ई बैंकिंग का उदाहरण हो जाएगा। इसके अलावा जो भी दिया गया होगा ऑप्शन में, वो जो ई बैंकिंग का उदाहरण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत कौन सा पदक चक्र दिया गया था? परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। बात करें कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो उन्हें कारगिल युद्ध में उनके अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए 15 अगस्त 1999 को प्रदान किया गया था, जो 7 जुलाई 1999 से प्रभावी था। अब चलिए फर्स्ट शिफ्ट के छूटे हुए प्रश्न देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फर्स्ट शिफ्ट का है। भारत में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर तो गोवा हो जाएगा, लेकिन स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है? सभी को पता है, अनुच्छेद 14, 19 और 21 को, 3 अनुच्छेद को स्वर्णिम त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। राज्यों में वैट यानी मूल्य वर्धित कर क्यों लगाया गया था? पुरानी कर प्रणाली मौजूद दोहरे कराधान और कर के व्यापक प्रभाव को खत्म करने के लिए लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1951 के एशियाई खेल में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? तैराकी यानी स्विमिंग में जीता था। सचिन नग ने 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में ये खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस ने किस कानून की जगह लिया है? दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 का स्थान लिया है, और मैंने कल ही ये वीडियो दिया हुआ डिटेल में, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशेवर फुटबॉल मैच के नियमित समय में मानक अवधि क्या होता है? 90 मिनट का होता है। प्रत्येक 45 मिनट के 2 हाफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तैराकी में बैक स्ट्रोक का क्या अर्थ होता है? एक तैराकी शैली जिसमें तैराक अपने पीठ के बल लेट कर तैरता है, उसे बैक स्ट्रोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? सभी को पता है, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना इसका प्राथमिक लक्ष्य था। सत्रिया नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। और आज अभी थोड़ी देर में आपको जो है लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य का मैराथन वीडियो भी देंगे, जिसे आप पूरा खत्म कर लीजिएगा, उसे बाहर आपको प्रश्न नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसे कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली का जनक या आदि गुरु माना जाता है? सिद्धेंद्र योगी को माना जाता है। ध्रुपद की संगीत विद्या से संबंधित है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित है। AQI का पूर्ण रूप क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम क्या है? ज्ञानेश कुमार है। और मैं अब बार बार बोल रहे हैं, स्पीडी करंट पर जाके कंप्लीट कर लीजिए, उसमें मैंने हर एक टॉपिक कराया हुआ है, क्योंकि करंट अफेयर से 10 से ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए जाके सारे को कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान में नियंत्रक या महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन है? के संजय मूर्ति जो है वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का पायरूवेट में विभाजन कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में इसका विभाजन होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे के द्वारा किस गैस का अवशोषण किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जाता है। वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम क्या है? कविंदर गुप्ता है। और राज्यपाल मुख्यमंत्री का मैंने वीडियो दिया हुआ है, आप एनालिसिस वाले वीडियो में ही देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ये भी मैंने बहुत बार कराया, इसलिए लगातार कराने का अच्छा मन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा गया। वहीं बात करें राष्ट्रगान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1956 में भारतनाट्यम प्रतिपादक और राज्य क्षेत्र के संस्थापक और रुक्मिणी देवी अरुंडेल को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2009 में ब्रिक्स का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये कार्तिनबर्ग, रूस में आयोजित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के अनुसार भारत का सरकार सभी कार्यकारी कार्रवाई किसके नाम पर किया जाता है? राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध नृत्य? सभी को पता है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाता है तो इस गति को क्या कहा जाता है? परिक्रमण यानी कि रेवोल्यूशन कहा जाता है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना मुख्य रूप से किसके लाभ के लिए शुरू किया गया था? सीमांत श्रमिक के लिए शुरू किया गया था। सूखा और पाकिस्तान के साथ युद्ध किस पंचवर्षीय योजना की विफलता का मुख्य कारण था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कारण हो जाएगा। कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सभी को पता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। और लगातार जो है त्यौहार लोक नृत्य से प्रश्न पूछा जा रहा है। आपको जो लोगों को कल जो है मैम त्यौहार और लोक नृत्य का वीडियो मिलने वाला है, इसलिए चिंता मत करिएगा। बात करें जल्लीकट्टू त्यौहार मुख्य रूप से भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, जो पोंगल त्यौहार का एक हिस्सा है। और इसमें बैलों को नियंत्रित करने का पारंपरिक खेल किया जाता है, जो तमिल सांस्कृतिक और बहादुरी का प्रतीक है। यह आयोजन जो है जनवरी में होता है और मदुरई जैसे जिलों में काफ़ी लोकप्रिय है, जिसमें प्रतिभागी जो है बैल की पीठ पर कुंवर पकड़कर उसे काबू करने की कोशिश करते हैं। और एक कंबाला याद रखिए, कंबाला कहाँ का है? कर्नाटक का। ये भी पूछा जाने वाला सवाल है और ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि आगे के शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं आपको लगातार कर रहे हैं, जो रिवीजन करते रही, लगातार प्रश्न रिपीट हो रहा है। बात करें अन्य त्यौहार जान लीजिए जो आगे की शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। खीर भवानी मेला जो है ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। सिंधु दर्शन त्यौहार लद्दाख में मनाया जाता है। नुआखाई त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है। खर्ची पूजा त्यौहार त्रिपुरा में मनाया जाता है। लाई हरोबा त्यौहार त्रिपुरा में मनाया जाता है। मीमकुट त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है। जो कुटपुई जो है ये मिजोरम में मनाया जाता है। चापचार कूट मिजोरम में मनाया जाता है। और यहाँ पर एक बात जान लीजिए, लाई हरोबा जो है मणिपुर भी ऑप्शन में रहता है, इसलिए चिंता मत करिएगा। इसके अलावा बात करें पक्का हॉर्नबिल त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, जबकि हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। मोसू त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। अम्बुबाचू का मेला जो है कामाख्या मंदिर असम में मनाया जाता है। विजिंग त्यौहार असम में मनाया जाता है। भोगाली बिहू, इसके अलावा भोग्या या रोंगाली बिहू और कोंगाली बिहू, ये सभी असम में मनाया जाता है। बसंत उत्सव शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा नव वर्ष का आरंभ का त्यौहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बथुकम्मा त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है। बोनालू त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है। पुथांडू का त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें उत्तरायण का त्यौहार गुजरात में मनाया जाता है। परी पली गज मेला का त्यौहार जो है केरल में मनाया जाता है। ओणम का त्यौहार केरल में मनाया जाता है। विशु त्यौहार जो है ये भी केरल में मनाया जाता है। उगड़ी उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। इसके अलावा पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। बाली यात्रा ओडिशा में मनाया जाता है। धानु यात्रा भी ओडिशा में मनाया जाता है। तवांग उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बेस्तु बरस त्यौहार गुजरात में मनाया जाता है। संगाई उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। लुई नगाइनी का त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। बैसाखी का त्यौहार पंजाब हरियाणा में मनाया जाता है। गंगा कयास या कश्ती त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। इसके अलावा नमस्ते ओरछा महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। फगली त्यौहार हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। फूल दे त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। चैत्र जात्रा उत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स की प्रथम बैठक कब हुआ था? देखिए ब्रिक्स की प्रथम बैठक की बात करें तो 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में शहर में हुआ, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन के राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया था। यह एक औपचारिक शिखर सम्मेलन था। हालांकि इसमें पहले 2006 में विदेश मंत्रियों के स्तर पर अनौपचारिक बैठक शुरू हो चुका था और दक्षिण अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हुआ, जिससे यह ब्रिक्स बना था। इसलिए याद रखिएगा 2009। और ब्रिक्स बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो महात्मा गांधी जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बात करें प्रमुख सदस्य में, तो इसमें वकील, शिक्षाविद, समाज सुधारक शामिल थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके अलावा प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, जिन्होंने मिलकर भारत का संविधान बनाया। शुरुआत में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 299 सदस्य अंत तक बचे रहे, जिनमें कई महिलाएं और विभिन्न प्रांतों की व रियासतों के प्रतिनिधित्व थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ? सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ, जबकि जो है इसका अंगीकार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हुआ था। इन दोनों डेट को याद रखिएगा। लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हुआ था। इस डेट को याद रखिएगा। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बात करें कुछ अन्य देशों के प्रावधान जो आगे के शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा, जान लीजिए। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली, लोकसभा और राज्यसभा का होना। इसके अलावा मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना, ये ब्रिटेन से लिया गया है। कानून का शासन, विधि का शासन भी ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार यानी संसद सदस्यों के विशेषाधिकार शक्ति ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। अगर बात करें अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार जान लीजिए, न्यायिक समीक्षा हो जाएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया? राज्य का नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। उसके अलावा बात करें कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। ये सभी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडा से क्या क्या लिया गया? मजबूत केंद्र के साथ संघवाद, अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और व्यापार वाणिज्य लिया गया है। इसके अलावा बात करें सोवियत संघ से क्या क्या लिया गया? यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, जो नागरिकों को कर्तव्य से संबंधित जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की प्रक्रिया लिया गया है। जर्मनी से बात करें तो आपातकालीन प्रावधान यानी आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया गया है। फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है? गणतंत्र की अवधारणा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिया गया है। जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया, नहीं विद्युत द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रुक्मिणी देवी अरुणडेल को भरतनाट्यम में कौन कौन से पुरस्कार मिला है? रुक्मिणी देवी अरुणडेल जो है भरतनाट्यम और कला क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले, जिनमें मुख्यतः पद्म भूषण 1956 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1957 में और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1967 में, जिन्होंने भरतनाट्यम को पुनरुद्धार और उसे वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद स्वर्णिम अनुच्छेद कहलाते हैं? अनुच्छेद 14, 19 और 21 को जो है स्वर्णिम अनुच्छेद कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 को स्वर्णिम त्रिभुज या गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों अनुच्छेद समानता, स्वतंत्रता और जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों और गरिमा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और भारतीय न्यायपालिका द्वारा इन्हें एक दूसरे से जुड़ा हुआ और मजबूत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लावणी नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? ये लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है लोक नृत्य से। आपको कल जो है बहुत बड़ा मैराथन वीडियो मिलेंगे, लोक नृत्य वाले जितना भी टॉपिक है वो सभी हम कवर करने वाले हैं, इसलिए तैयार रहिए। कल सुबह में मिल जाएगा, आपको 9 से 10 बजे करीब में मिल जाएगा। तो लावणी महाराष्ट्र का हो जाएगा। लावणी भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध और पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत शैली है, जो अपनी तेज लय, शक्तिशाली फुटवर्क और आकर्षक नृत्यों के लिए जाना जाता है और इसे अक्सर ढोलकी के थाप पर किया जाता है। बात करें कुछ अन्य राज्यों के लोक नृत्य को, जो जान लीजिए।
पंजाब में कौन कौन सा होता है? भांगड़ा, गिद्धा, झूमर, सम्मी, ये सभी पंजाब का लोक नृत्य है। राजस्थान में घूमर, गणगौर, कालबेलिया, छारी, ये सभी राजस्थान में लोकप्रिय है। असम की बात करें तो बिहू, बिछुआ, नटराज, बगरुम्बा, ये सभी असम का लोक नृत्य है। गुजरात में गरबा, डांडिया रास, ये गुजरात का है। हरियाणा में धमाल, फाग, लूर, झूमर, गोगा नृत्य, ये हरियाणा का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, चरकुला, झोरा, उत्तर प्रदेश का है। झारखंड में छऊ, पाइका, सोहराई, करमा, फगुआ, झारखंड का है। पश्चिम बंगाल की बात करें, जातरा, कीर्तन, छऊ, गंभीरा, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। कर्नाटक में यक्षगान, डोलू कुनिथा, पूजा कुनिथा, सुग्गी कुनिथा, कर्नाटक में लोकप्रिय है। हिमाचल प्रदेश में नटी, छोलिया, ये दोनों है। महाराष्ट्र में लावनी, तमाशा और भी बहुत कुछ है जो कल मिलने वाला है। केरल बात करें तो थैया, मोहिनी अट्टम और थुलाल केरल का लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स की पहली बैठक कब हुआ था? ये तो हो चुका है शायद प्रश्न। ब्रिक्स की पहली बैठक रूस के यातिनबर्ग में हुआ था। इसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने भाग लिया था, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिति में सुधार करना, और 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसके जुड़ने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो है अभिनव बिंद्रा थे, जो शूटिंग में जीते थे। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में यह जीते थे। व्यक्तिगत कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय के.डी. जाधव थे, जिन्होंने 1952 में यह जीता था। इसलिए दोनों प्रश्न अलग अलग हो जाएगा। गोल्ड मेडल पूछा जाए तो अभिनव बिंद्रा हो जाएगा, वहीं व्यक्तिगत पदक जो कांस्य पदक किसने जीता था? के.डी. जाधव ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का विरोध किसने किया था? बात करें तो ये विकल्प जो ऑप्शन जो है कुछ इस प्रकार था: महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, और कुछ लोग बता रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर तो कुछ मिला नहीं है, लेकिन जान लीजिए आरएसएस ने इसका विरोध किया था। उन्होंने संविधान को स्वीकार नहीं किया और इसे मनुस्मृति पर आधारित न होने के कारण विरोध किया, जैसा कि उनके मुख्य पुत्र ऑर्गेनाइजेशन ने 1949 में लिखा था। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हिंदू कोड बिल और महिलाओं के मताधिकार जैसे प्रावधानों का भी विरोध किया, क्योंकि ये उनके सामाजिक विचारों से मेल नहीं खाते थे। संविधान सभा में कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन मुख्य विवाद वैचारिक और संस्थागत स्तर पर था, खासकर आरएसएस और मुस्लिम लीग के स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 77 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है। इसके तहत सभी कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं और उन्हें सुचारू संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया जाता है, ताकि सरकारी आदेशों और दस्तावेजों की कानूनी वैधता सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? लगातार इससे प्रश्न पूछा जा रहा है। कुचिपुड़ी नृत्य जो आंध्र प्रदेश का है और ये एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जिसका नाम आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले के कुचिपुड़ी गांव से पड़ा हुआ है, जहां इस नृत्य शैली का जन्म और विकास हुआ है। बात करें भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, मणिपुरी मणिपुर का है और सत्रिया असम का हो जाएगा, जिन्होंने संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त है और ये देश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्यूआई का फुल फॉर्म पूछा गया था। ये करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि एक्यूआई बहुत ही चर्चित है। इसका फुल फॉर्म एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। अगर बात करें कुछ फुल फॉर्म की, तो डब्ल्यू का फुल फॉर्म जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। IMEI का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। बेसिक का फुल फॉर्म बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। लेजर का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। बैंकिंग और फाइनेंस से संबंधित KYC का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर होता है। पैन का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। IFSC का फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरी पंचवर्षीय योजना किसके बारे में बताता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 66 तक चला था, मुख्य रूप से कृषि और गेहूं उत्पादन में सुधार और उद्योगों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर केंद्रित था। 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और सूखे जैसी चुनौती कर इसका ध्यान रक्षा, औद्योगिक और स्थिरीकरण और ग्रामीण विकास पर भी चला गया था।
और लगातार पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इसके मैंने डिटेल वीडियो दे दिए हैं। दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है, उसको देख लीजिएगा। आपका एक भी प्रश्न पंचवर्षीय योजना से गलत नहीं होने वाला है, उसको जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। अगर बात करें कौन सी पंचवर्षीय योजना सूखा पड़ गया था, ये यही प्रश्न हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 सूखे और 2 युद्ध 1962 भारत चीन और 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ था और ये योजना असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? शहीद दिवस भारत में कई तारीखों पर मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में ये जो है शहीद दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को याद करने के लिए समर्पित है। अगर बात करें भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय दिवस में, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में। 15 जनवरी को थल सेना दिवस भारतीय सेना दिवस के रूप में। 26 जनवरी सभी को पता है गणतंत्र दिवस। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। 14 नवंबर को बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू जयंती के रूप में। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया था अटल बिहारी वाजपेयी जयंती के रूप में। अगर बात करें प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और महत्वपूर्ण दिवस, तो 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 30 जनवरी को महात्मा गांधी स्मृति दिवस और विश्व कोष्ठ रोग उन्मूलन दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जिसे मजदूर दिवस भी कहा जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसके अलावा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एस बालचंद्र कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? अगर बात करें एस बालचंद्र जो वीणा वादक यंत्र बजाते थे और यह एक कुशल फिल्म निर्माता भी थे जिन्होंने पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वहीं एक अन्य प्रसिद्ध संगीतकार एल सुब्रमण्य जो है वायलिन बजाते थे। बात करें कुछ इम्पोर्टेंट वादक और वाद्य यंत्र में, तो सितार के लिए पंडित रविशंकर जाने जाते हैं, निखिल बनर्जी, विलायत खान, शाहिद परवेज, बोधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, ये सभी जो है सितार वादन के लिए जाने जाते हैं। तबला की बात करें तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, किशन महाराज, साबिर खान, संदीप दास और गुदाई महाराज, ये सभी तबला के लिए जाने जाते हैं। बांसुरी की बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, वी कुंजमणि बांसुरी के लिए जाने जाते हैं। शहनाई की बात करें तो बिस्मिल्लाह खान, दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खान, ये सभी शहनाई के लिए जाने जाते हैं। सरोद की बात करें तो अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी, ये सरोद के लिए जाने जाते हैं। संतूर की बात करें तो पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपरी, ये सभी संतूर के लिए जाने जाते हैं। वीणा की बात करें तो एस बालचंद्रन, कृष्ण भगवतार, बदरुद्दीन डागर वीणा के लिए जाने जाते हैं। रुद्र वीणा की बात करें तो असद अली खान, उस्ताद सादिक अली खान जाने जाते हैं। सारंगी की बात करें तो राम नारायण, शकूर खान, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान जाने जाते हैं। पखावज की बात करें तो गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, तोताराम शर्मा और रहमान खान जाने जाते हैं। घटम की बात करें तो टी.एच. विनायक राम जाने जाते हैं। वायलिन की बात करें तो टी.एन. कृष्णन, डॉक्टर एन. राजम और एल. सुब्रमण्यम वायलिन के लिए जाने जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, मेखला चादर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य की मुख्य पोशाक है? ये बिहू का हो जाएगा। मेखला चादर जो है बिहू में लोकप्रिय है। बात करें मेखला चादर मुख्य रूप से असम के लोकप्रिय लोक नृत्य बिहू में लोकप्रिय है, जहां नर्तकियों इस पारंपरिक पोशाक में सजकर वसंत के आगमन और फसल उत्सव की खुशी व्यक्त करती है, जो असम की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। और आपको कल जो वीडियो मिलने वाला है वो लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य का महामैराथन वाला वीडियो मिलने वाला है। उससे लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न जो है आर्ट एंड कल्चर से पूछा जा रहा है। अगर बात करें असम में कौन कौन सा, ये सभी GI टैग जो प्राप्त है इसी से रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो ये देख लीजिए।
तो असम के जीआई टैग से संबंधित कौन कौन हो जाएगा, मूगा सिल्क हो जाएगा, गमोसा ये इंपॉर्टेंट है, बोडो और नई, बोका साउल और चिपचिपा चावल ये सभी असम का जीआई टैग प्राप्त है। बिहार की बात करें तो मधुबनी पेंटिंग, भागलपुरी सिल्क, मगहई पान और शाही लीची मुजफ्फरपुर बिहार से संबंधित है। ये सभी इंपॉर्टेंट आगे के स्टेटों में जरूर पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बनारसी ब्रोकेड साड़ी, इसके अलावा पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट, बरेली बेंत और बांस शिल्प, थारू कढ़ाई ये सभी उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ओडिशा की बात करें तो ओडिसी रसगुल्ला हो जाएगा, सिबलीपाल काई चटनी हो जाएगा, कोरापुट काला जीरा चावल ये सभी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो श्री कालहस्ती कलमकारी, कोंडापल्ली खिलौना और तिरुपति लड्डू ये आंध्र प्रदेश का जीआई टैग प्राप्त है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो तंगेल साड़ी, गारद साड़ी, कोरियल साड़ी ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बसो हली पश्मीना शॉल, किश्तवाड़ का लोई कंबल, चिकड़ी शिल्प ये सभी जम्मू कश्मीर का है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें इदू मिस्मी वस्त्र, इसके अलावा अदरक हो जाएगा, अरुणाचल ऑरेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस सेक्शन में खाली सेल गिनने के लिए पेजअप फंक्शन का उपयोग कैसे किया जाता है। एमएस सेक्शन में खाली सेल गिनने के लिए पेजअप या डाउन का इस्तेमाल सीधे नहीं होता है, बल्कि काउंट ब्लैंक फंक्शन का प्रयोग किया जाए जो एक रेंज में खाली सेलों की गिनती करता है और आप इसे किसी भी रेंज जैसे A1 से लेकर B10 के साथ उपयोग कर सकते हैं। अगर आप पूरे कॉलम या कई रेंज की खाली सेल्स गिनना चाहते हैं तो आप इसे एक साथ लिख सकते हैं, जैसे काउंट ब्लैंक, इसके बाद इस प्रकार उसके बाद A डॉट बिंदु A कॉमा इसका B2 और C10 तक लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए फुल फॉर्म सभी लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में लगातार करा रहा है जिससे लगातार प्रश्न आ रहा है। अगर बात करें एनईएफटी का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, जो भारत की एक सुरक्षित और लोकप्रिय प्रणाली है जो आपको बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसे भेजने की सुविधा देता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संचालित होता है। प्रमुख फुल फॉर्म जान लीजिए जो बैंकिंग से संबंधित है। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है जो भारत का केंद्रीय बैंक है। एनईएफटी की बात करें तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। आरटीए जिसकी बात की जाए तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है जो बड़े फंड ट्रांसफर के लिए तुरंत सेटलमेंट करता है। यूपीआई की बात करें तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। आईएफसी की बात करें तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। अगर बात करें एटीएम का फुल फॉर्म तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। केवाईसी का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर होता है। सीआरआर का फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो होता है। एसएलआर का फुल फॉर्म स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। एनपीए का फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। स्विफ्ट का फुल फॉर्म सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन होता है। डीडी का फुल फॉर्म डिमांड ड्राफ्ट होता है। एमआईसीएल का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ईसीबी का फुल फॉर्म एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होता है। पीआईएस का फुल फॉर्म पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम होता है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण फुल फॉर्म की बात करें तो आईबीपीएस का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन होता है। सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। पीपीएफ का फुल फॉर्म पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। नरेगा या मनरेगा का फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता। सभी को पता है गोल्ड मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का सराहनीय प्रदर्शन रहा। ओलंपिक 2020 में 1 गोल्ड मेडल, 2 रजत पदक और 4 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीता गया था। और नीरज चोपड़ा ने जो है भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था। बात करें जो किसी भी ओलंपिक भारत की ओर से सर्वाधिक पदक है, मीराबाई चानू ने 24 जुलाई 2021 को 49 किलोग्राम भारत तोलन में रजत पदक जीता, जो ओलंपिक में भारत तोलन में अब तक का दूसरा पदक था।
भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें तो 6 पदक जीता, जिसमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल रहा। मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता। उन्होंने कांस्य पदक जीता और ओलंपिक शूटिंग पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेसन डी लियोन द्वारा लिखी गई पुस्तक का पूरा शीर्षक क्या है? उन्होंने अपनी नई किताब सोल्जर्स एंड किंग्स सर्वाइवल एंड होप इन द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन स्मगलिंग में उनकी कहानियां लिखा, जिसे नॉन फिक्शन श्रेणी में राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? जावोखिर सुंदरेव बना है। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 में पुरुष के विजेता उज्बेकिस्तान के युवा ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव बने हैं, जिन्होंने फाइनल में चीन के वेई ई को हराया। वहीं फीडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब भारत की 19 वर्षीय दिव्या देशमुख ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंत्योदय योजना का तहत स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होता है? 10 महिलाओं की आवश्यकता होता है। बात करें अंत्योदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए 10 से 20 महिलाओं की आवश्यकता होता है, यानी न्यूनतम पूछा जाए तो 10 हो जाएगा, ठीक है। जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों की एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह के नेटवर्क से जोड़ना है और उन्हें आर्थिक गतिविधि के लिए सशक्त बनाना है, जहाँ एक परिवार से केवल एक महिला ही सदस्य बन सकती है और यह एक बचत व ऋण समूह होता है और जहां सदस्य छोटी बचत करते हैं और आपस में छोटे ऋण देते लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा चीता और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में किसे IUCN द्वारा गंभीर रूप से विलुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में रखा है और यह हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि इसकी संख्या बहुत कम बचा है, जबकि चीता के एशियाई चीते के रूप में भारत से लुप्त घोषित किया गया था। लेकिन अब अफ्रीकी चीतों को बचाया जा रहा है और चीता को भी IUCN की लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है। और मुख्य रूप से GIB गंभीर खतरे में है और इसे बचाने के लिए भारत में प्रोजेक्ट GIB चल रहा है, यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के अंतिम पदक तालिका में किस टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया था? सर्विसेज ने हासिल किया था। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में आयोजित किया गया और अंतिम पदक तालिका में सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड ने प्रथम स्थान हासिल किया, जिन्होंने 121 पदकों यानी 68 गोल्ड, 26 रजत और 27 कांस्य के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि महाराष्ट्र दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा है। यहाँ पर पदक तालिका देख सकते हैं। सर्विसेज सबसे ऊपर में 121 पदक हो जाएगा, महाराष्ट्र का 201 पदक हो जाएगा, हरियाणा के 153 पदक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल वाले को ऊपर रखा जाता है, तो 68 गोल्ड के साथ सर्विसेज सबसे ऊपर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, वर्ष 2009 में वेंकट रामकृष्णन के साथ रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ष 2009 में वेंकट रामकृष्णन के साथ रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार थॉमस ए स्टिट्ज और एडा ई यूनाथ को और राइबोसोम की संरचना और कार्य के अध्ययन के लिए संयुक्त रूप से दिया गया था, जिसने प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को समझने में मदद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? 1 जूल के बराबर होता है। बात करें SI के 7 मूल धारा मात्रक होता है। बात करें लंबाई का तो मीटर होता है। द्रव्यमान का यहाँ पर किलोग्राम का हो जाएगा, समय का सेकंड हो जाएगा, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, तापमान का केल्विन हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा और ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे? गुरु वल्लभाचार्य जो है सूरदास के गुरु थे। सूरदास के गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे, जिन्होंने सूरदास को भक्ति मार्ग की शिक्षा दी और पुष्टि मार्ग का ज्ञान प्रदान किया, जिसे सूरदास अष्टछाप के प्रमुख कवि बने और सूरसागर, सूरसारावली जैसे महान ग्रंथों की रचना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। किसी देश की कुल आय यानी राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है, जो उस देश में प्रति व्यक्ति औसत आय और आर्थिक विकास के स्तर को दर्शाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेविड स्लेयर को किस उपन्यास के लिए ध्रुपदीश का बुकर पुरस्कार मिला है? फ्लैश के लिए मिला है। डेविड स्लेजले को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए ध्रुपदीश का बुकर पुरस्कार मिला और इस जीत के साथ वे यह पुरस्कार जीतने वाले पहले हंगरियन ब्रिटिश लेखक बन गए, जो अंग्रेजी भाषा के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिए जाने वाले एक प्रतिष्ठित सम्मान है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ध्रुपदी से, तो इसके विजेता बानू मुश्ताक है। कृति किसके लिए? हार्ट लैम्प के लिए दिया गया, जो मूल जो है कन्नड़ भाषा में है। अनुवादक की बात करो, दीपा भस्ती हो जाएगा। मुख्य जानकारी, यह पुरस्कार दक्षिण भारत के मुस्लिम समुदायों में महिलाओं के जीवन को दर्शाता है और लेखक और अनुवादक को संयुक्त रूप से 50,000 यूरो की राशि मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर औरंगजेब हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले मोती मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1659 से 1660 ईस्वी या 1663 में अपनी निजी इबादत और महिलाओं के लिए करवाया था, जो सफ़ेद संगमरमर से बना एक सादी लेकिन खूबसूरत मस्जिद है और लाल किले के अंदर स्थित है। अगर कुछ इम्पोर्टेंट स्मारक और उसके निर्माणकर्ता के बारे में जान लीजिए, जो आगे के शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। तो आगरा किला का निर्माण जो अकबर के द्वारा करवाया गया, जो आगरा उत्तर प्रदेश में है। अकबर के मकबरा आगरा उत्तर प्रदेश में, इसका निर्माण अकबर द्वारा शुरू किया गया और जहांगीर ने इसे पूरा करवाया था। आनंद भवन का निर्माण मोतीलाल नेहरू करवाया था और ये जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। आराम बाग जो है कहाँ है? आगरा उत्तर प्रदेश में, इसे बाबर ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में, इसे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। एलोरा की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, इसे राष्ट्रकूट वंश के शासक ने बनवाया था। अजंता की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, इसे गुप्त शासक ने बनवाया था। अजमेर शरीफ दरगाह अजमेर राजस्थान में, इसे जो है सुल्तान सैफुद्दीन ने बनवाया था। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, इसे औरंगजेब ने बनवाया था। भरतपुर का किला भरतपुर राजस्थान में, इसे राजा सूरजमल ने बनवाया था। छोटा इमाम बाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश में, इसे मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश में, इसे असफुद्दौला अवध के नवाब के नाम से भी जाना जाता है, इसने बनवाया था। चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में, इसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। चरारी शरीफ, इसे जो है जम्मू कश्मीर, इसे जैनुल आबिदीन ने बनवाया था। दीवाने खास आगरा उत्तर प्रदेश में, इसे शाहजहां ने बनवाया था। इसके अलावा बात करें दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में, इसे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर नहीं दिख रहा है। इसने जो है इसे दिलवारा का जैन मंदिर की बात करते तो बिमल शाह वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं के मकबरा की बात करें दिल्ली में है और इसे हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। जामा मस्जिद की बात करें दिल्ली और आगरा उत्तर प्रदेश में है और इसे जो है शाहजहां ने बनवाया था। जंतर मंतर नई दिल्ली में, इसे महाराजा जय सिंह द्वितीय यानी सवाई सिंह के नाम से भी जाना, तो इन्होंने बनवाया था। जयगढ़ का किला जयपुर राजस्थान में, इसे महाराजा जय सिंह यानी सवाई जय सिंह ने बनवाया था। नाहरगढ़ का किला जयपुर राजस्थान में, इसे सवाई जी सिंह यानी महाराजा जय सिंह द्वारा बनवाया गया था। जोधपुर का किला जोधपुर राजस्थान में, इसे महाराजा राधो जोधा जी ने बनवाया था। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में, इसे अनंत वर्मन चोडगंग ने बनवाया था। लाल बाग बेंगलोर कर्नाटक में, इसे हैदर अली ने बनवाया था। मक्का मस्जिद हैदराबाद तेलंगाना में, इसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा उत्तर प्रदेश में, इसे शाहजहां ने बनवाया था। मोती मस्जिद दिल्ली वाला, इसे औरंगजेब ने बनवाया था। पुराना किला दिल्ली जी, इसे शेर शाह सूरी ने बनवाया था। पत्थर की मस्जिद पटना बिहार में, इसे परवेज शाह ने बनवाया था यानी जहांगीर का बेटा ने। कुतुब मीनार जो है दिल्ली वाला, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। लाल किला दिल्ली में है, इसे शाहजहां ने बनवाया था। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में है, इसे नवाब शुजा उदौला ने बनवाया था। ताजमहल की बात कर आगरा उत्तर प्रदेश में, शाहजहां ने बनवाया था। बेलूर मठ कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, इसे स्वामी विवेकानंद ने बनवाया था। विष्णुपद मंदिर गया बिहार में, इसे रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विषम का चयन करिए। इस प्रकार दिया गया था जेट स्ट्रीम, चिनूक, मानसून और मिस्टर। इसमें जो है जेट स्ट्रीम जो है विषम हो जाएगा। जेट स्ट्रीम वायुमंडल के ऊपरी स्तर यानी क्षोभ मंडल में पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में बहने वाला तेज हवाओं की संकरी और शक्तिशाली धाराएं होता है, जो मौसम को नियंत्रित करता है। उनकी ऊंचाई लगभग 30,000 फीट होता है या उससे अधिक होता है, जो तापमान में अंतर के कारण बनता है और विमानन तथा जलवायु को प्रभावित करता है। विभिन्न देशों के कई स्थानीय पवन की बात करें, जैसे भारत पाकिस्तान में गर्म लू चलता है, अफ्रीका में गर्म हरमटा चलता है जिसे डॉक्टर वायु कहा जाता है, यूरोप फ्रांस से भूमध्य सागर की ओर ठंडी मिस्ट्रल चलता है, सहारा से यूरोप की ओर गर्म सिरोको यानी जिसे खमसीन, और अमेरिका कनाडा में रॉकी पर्वत से गर्म चिनूक चलता है, जो स्थानीय मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाए? Ctrl+S का प्रयोग किया जाता है, और ये मैंने आपके कंप्यूटर के क्लास में कराया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट जान लीजिए जो आगे के शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। Ctrl+C से कॉपी किया जाता है, Ctrl+V से पेस्ट किया जाता है, Ctrl+X से कट किया जाता है, Ctrl+Z से पिछली क्रिया को वापस किया जाता है यानी अंडू किया जाता है, Ctrl+Y से पिछली क्रिया दोहरा यानी रीडू किया जाता है, Ctrl+A से सभी टेक्स्ट चुने यानी सिलेक्ट ऑल हो जाता है, Ctrl+A से डॉक्यूमेंट सेव होता है, Ctrl+P से प्रिंट विंडो खुलता है, Ctrl+F से टेक्स्ट को ढूंढना यानी फाइंड किया जाता है, Ctrl+N से नया डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, Ctrl+W से डॉक्यूमेंट बंद कर यानी क्लोज किया जाता है। और फॉर्मेटिंग से जान लीजिए, Ctrl+B से टेक्स्ट को बोल्ड किया जाता है, Ctrl+I से टेक्स्ट को इटैलिक किया जाता है, Ctrl+U से टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन किया जाता है, Ctrl+Shift+C से फॉर्मेट को कॉपी किया जाता है, Ctrl+Shift+V से फॉर्मेट को पेस्ट किया जाता है, Ctrl+ इस प्रकार का हाइफन देने से फॉन्ट साइज में 1 पॉइंट घटाया जाता है, Ctrl+ इस प्रकार के हाइफन इधर वाला इसे 1 पॉइंट बढ़ाया जाता है, Ctrl+स्पेस बार से टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट से रीसेट किया जाता है, Shift+F3 से चुने हुए टेक्स्ट को केस बदले जैसे छोटे से बड़े अक्षर में बदलना होता है। अब जान लीजिए F1 कुंजी जान लीजिए, जो F12 तक होता है टोटल। F1 से सहायता यानी हेल्प किया जाता है यानी स्क्रीन खोला जाता है। F2 से चुने हुई फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किया जाता है। F3 से सक्रिय एप्लीकेशन में सर्च फंक्शन खुलता है। F4 से Alt+F4 दबाने से सक्रिय विंडो बंद होता है। MS वर्ड में पिछला काम दोहराया जाता है। F5 से पेज या विंडो को रिफ्रेश करता है और पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करता है। F6 ब्राउज़र या ऐप्स में एड्रेस बार पर जाने के लिए होता है। F7 MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करता है। वही मैक में पर्यायवाची के लिए इसे यूज किया जाता है। F8 से बूटिंग के दौरान सेफ मोड में जाने के लिए किया जाता है। F9 ईमेल भेजने या रिफ्रेश करने के लिए होता है। F10 से मेनू बार को सक्रिय करता है। F11 फुल स्क्रीन मोड में जाने या बाहर निकलने के लिए होता है। और F12 सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलता है, विशेषकर MS ऑफिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सूत पीटक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सभी को पता है, बौद्ध धर्म के शिक्षा और प्रवचन से संबंधित है। सूत पीटक मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसमें गौतम बुद्ध के उपदेश और शिक्षा संग्रहित है, जो त्रिपीटक के नाम से जाना है, जिसे विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक का दूसरा भाग है। और थेरवाद बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के वचन और उनके शिष्यों का संवाद है। अगर बात करें बौद्ध धर्म के 3 मुख्य पिटक ग्रंथ है, जिसमें सूत पिटक बुद्ध के उपदेश है, विनय पिटक में भिक्षुओं के नियम है और अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन के सिद्धांत है, जो मिलकर त्रिपिटक कहलाते हैं। और ये तीनों पिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं और बौद्ध धर्म के आधारभूत ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक के दौरान फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते चुने गए थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? 38वां स्थान है। और मैंने जितने भी सूचकांक हो गया ये सभी का करंट अफेयर में एसपीडी में 9 घंटे का मैराथन वीडियो लिए हुए हैं, उसमें मैंने कराया हुआ, और ये वीडियो आपको दिल्ली पुलिस के प्लेस में मैंने ऐड किया हुआ है, उसको जाके कंप्लीट कर लीजिएगा। करंट अफेयर की बात करो, 10 प्रश्न जो है करंट अफेयर से आ रहा है, और मैं 9 घंटे का एसपीडी का मैराथन वीडियो दिया हूँ, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। साथ में बात करें 20 प्लस जो है स्टैटिक जीके पूछ रहा है, और ये भी स्टैटिक जीके मैंने आपके प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है। दो आपको स्टैटिक जीके का मैराथन वीडियो मिल जाएगा, उसको सबसे नीचे जाकर कर देख सकते हो, वही दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में मैंने ऐड किया हुआ है। इन सभी महत्वपूर्ण वीडियो को मैंने आपके प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है, सारे को कंप्लीट कर लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत फायदा करेगा। अगर बात करें वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत 38वें स्थान पर रहा है, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार है, और यह निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष पर है, खासकर ज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। यह रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो द्वारा जारी किया गया, और भारत ने 139 अर्थव्यवस्थाओं में यह स्थान हासिल किया है। बात करें 2025 में भारत ने विभिन्न सूचकांकों में मिली जुली रैंकिंग की बात करें, जिसमें सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी में 99वां स्थान हासिल किया है, वैश्विक शांति सूचकांक में 115वां स्थान हासिल किया है, वहीं वैश्विक नवाचार सूचकांक जीआईए में 38वां स्थान हासिल किया है, जबकि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 118वां रैंक हासिल किया है, वहीं वैश्विक भूखमरी सूचकांक में 102वां रैंक हासिल किया है। ये भी जितने भी सूचकांक हैं ये सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर बात करें सतत विकास लक्ष्य एसडीजी में सूचकांक 2025 में 167 देशों में 99वें स्थान पर भारत रहा है, पहली बार शीर्ष 100 में आया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में 133 देशों में 38वां स्थान हासिल किया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 147 देश में 118वें स्थान पर भारत आया है। वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में 163 देश में 115वें स्थान पर आया है। वहीं 102वें वैश्विक भूख सूचकांक में भारत जो है 102वां स्थान वैश्विक भूखमरी सूचकांक में है, जो 123 देशों में से है। 71वां ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में आया स्थान, और ये जो है टोटल 2024 में इसे 63वां स्थान था, और वर्तमान 2025 में 71वां स्थान है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 यानी अंकडाट के द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्राप्त करने में 15वां स्थान रहा है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। केंद्रीय मंत्री लोकसभा यानी जनता के सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, जिसका अर्थ है कि यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री सहित को इस्तीफा देना होता है, और यह सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में निहित है, और संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की अवधारणा किस देश से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया, और आज ही मैंने फर्स्ट शिफ्ट में ये सभी क्वेश्चन कराया है। बात करें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा मुख्य रूप से फ्रांसीसी क्रांति और वहाँ के संविधान से लिया गया है, जो 1789 से 99 के दौरान हुआ था, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन आदर्शों को शामिल किया गया है, जो फ्रांस और हैती का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सितंबर 2025 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति किया हुआ है? डॉक्टर कनाड दास की नियुक्ति किया गया। सितंबर 2025 में प्रसिद्ध कवक विज्ञानी डॉक्टर कनाड दास को भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BIS के 13वें निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, जिन्होंने 25 सितंबर 2025 को पदभार संभाला, और इस प्रतिष्ठित संस्थान का नेतृत्व करने वाले पहले माइकोलॉजिस्ट यानी कवक विज्ञानी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण क्षेत्र एशियाई संघ यानी सार्क की स्थापना कब किया गया? इसकी स्थापना 1985 में किया गया। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क नामक क्षेत्रीय संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ, जो इस संगठन के आरंभ में 7 सदस्य थे, जो मुख्यतः दक्षिण एशियाई में स्थित है, अर्थात बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका हो जाएगा। कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन उनके मुख्यालय जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, और ये अमेरिका में है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन यानी आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी ओपेक का मुख्यालय सिंगापुर में है। इस्लामी सहयोग संगठन ओआईसी का मुख्यालय जेद्दा सऊदी अरब में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मिशन कर्मयोगी के रीढ़ के रूप में कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्य करता है? आईगोट कर्मयोगी कार्य करता है। मिशन कर्मयोगी के रीढ़ आईगोट यानी इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है और यह सरकारी कर्मचारियों को कहीं भी कभी भी सीखने के व्यवहारिक कार्यात्मक और डोमेन दक्षताओं में ऑनलाइन कोर्स प्रदान करता है ताकि वो अपने कौशल को बढ़ा सके और बेहतर सार्वजनिक सेवा प्रदान कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइबर ऑप्टिक्स के विकास में योगदान में 2009 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? चार्ल्स के काओ को दिया गया। 2009 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का आधा हिस्सा चार्ल्स कुएन काओ को ऑप्टिकल संचार के लिए फाइबर में प्रकाश के संचरण से संबंधित अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए दिया गया, जिन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स के नींव रखा जिससे आधुनिक इंटरनेट और दूर संचार संभव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईमेल में डबल सी का क्या मतलब होता है? ईमेल में डबल सी का मतलब कार्बन कॉपी होता है जिसका उपयोग मुख्य प्राप्तकर्ता के अलावा अन्य लोगों को ईमेल की एक प्रति यानी कॉपी भेजने के लिए किया जाता है ताकि उन सभी को ईमेल की जानकारी हो और वे बातचीत का हिस्सा बन सके और वह सभी प्राप्तकर्ता एक दूसरे को देख और पढ़ सकते हैं कि कैसे किसे किसे कॉपी किया गया है, लेकिन आमतौर पर उनसे तुरंत जवाब की उम्मीद नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? कथक से हो जाएगा। देख सकते हैं कितने ज़्यादा जो है लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य से प्रश्न पूछा जा रहा है और आपको कल सुबह जो है 9 बजे के करीब में बहुत बड़ा मैराथन वीडियो जो है हम आर्ट एंड कल्चर के लाने वाले हैं जिससे आपको एक भी बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला है। बात करें प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना सितारा देवी का संबंध कथक नृत्य से है और उन्हें नृत्य सामग्री जो है के रूप में जाना जाता है। सितारा देवी को कई प्रतिष्ठित सम्मान मिले हैं जिनमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1969 में, पद्मश्री 1973 में और कालिदास सम्मान 1995 में प्रमुख है और उन्हें जो है नृत्य सामग्री रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया है। अगर कुछ इम्पोर्टेंट शास्त्रीय नृत्यांगना के बारे में जान लीजिए, कथक से कौन कौन संबंधित है? बिरजू महाराज हो जाएगा, गोपी कृष्ण, शंभू महाराज, सितारा देवी, प्रेरणा श्री माली, सुनैना हजारीलाल, कुमुदुनी लखिया और शोभना नारायण, ये सभी जो कथक की कलाकार हैं। भरतनाट्यम की बात करें तो टी बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी रोंडेल फर्स्ट आज पूछा गया है। यामिनी कृष्णमूर्ति, वैजंती माला, आनंद शंकर, जयंत सीवी चंद्रशेखर, उसके अलावा एम.के. सरोजा, शांता और वीपी धनंजय, ये सभी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। मणिपुरी की बात करें तो गुरु अमोवी सिंह, बीनो देवी, राजकुमार सिंह जी सिंह, ये सभी जो है मणिपुरी से संबंधित हैं। मोहिनीअट्टम की बात करें तो श्रीमती कलामंडलम क्षेमवती, पवित्रन, डॉक्टर कनक रेले, ये सभी मोहिनीअट्टम की कलाकार हैं। छऊ की बात करें तो मकर ध्वज दरोधा, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे छऊ से संबंधित है। ओडिसी की बात करें तो केलुचरण महापात्र, सोनल मान सिंह, गीता महलिक और डॉक्टर मीनाती मिश्रा ओडिसी की कलाकार हैं। कथकली की बात करें तो पी.के. कुंजू कुरूप, कलामंडलम राजन, मधुवार वासुदेवन नायर, कलामंडलम गोपी, कलामंडलम रमन कुटी नायर, ये सभी कथकली के कलाकार हैं। सत्रिया की बात करें तो घनकांत बोरो बयान, ये सत्रिया के कलाकार हैं।
कुडियट्टम की बात करें तो अमनूर माधव चकियार है। पंडवानी की बात करो तीजन बाई कलाकार हैं। कालबेलिया से संबंधित गुलाबो सपेरा है। और क्रिएटिव नृत्य और कोरियोग्राफी के लिए उदय शंकर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एस रैम और डी रैम में क्या अंतर है। एस रैम जिसे स्टैटिक रैम तेज, महंगी और कम क्षमता वाली होता है जो सीपीयू कैश में इस्तेमाल होता है, जबकि डी रैम यानी डायनेमिक रैम कहा जाता है जो धीमी, सस्ती और ज़्यादा क्षमता वाली होता है जो कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी रैम के रूप में उपयोग होता है, क्योंकि इसे डेटा बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेश रिचार्ज करने की ज़रूरत होता है, जबकि एस रैम को नहीं होता है। एस रैम ट्रांजिस्टर का उपयोग करता है और तेज होता है, जबकि डी रैम कैपेसिटर का उपयोग करता है और धीमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर था। लगातार पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछा जा रहा है और मैंने पंचवर्षीय योजना का डिटेल वीडियो जो आपके दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है, जाके नीचे में देख लीजिएगा। अगर बात करें पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और ये जो है 1951 से 56 तक चला था और जो कृषि पर केंद्रित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर बात करें प्रमुख पंचवर्षीय योजना के मॉडल में तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था, जो मॉडल हेराल्ड डोमर मॉडल हो जाएगा। मुख्य फोकस कृषि और सिंचाई हो जाएगा। भाखड़ा नंगल बांध, हीराकुद बांध जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक था। इसका मॉडल जो महालनोबिस मॉडल हो जाएगा। मुख्य फोकस भारी उद्योग और औद्योगिकीकरण पर जोर दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक था। इसका मॉडल जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल था, जो कृषि और निर्यात पर जोर दिया गया था और कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता इसका मुख्य फोकस हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक था और ये जो गाडगिल मॉडल पर आधारित था और ये स्थिरता और कृषि पर विकास पर केंद्रित था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 तक था। इसका मॉडल जो है डीपी धर मॉडल था। मुख्य फोकस गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता था। वहीं बात करें छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक था। ये जो है रोलिंग प्लान मॉडल जो है रोलिंग प्लान पर था और फिर नया मॉडल इस पर लागू किया गया। मुख्य फोकस गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास था। तो आज के जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बस थोड़ी देर में दोनों जो है फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के सारे प्रश्न को इंक्लूड करके आपको एक वीडियो मिल जाएगा, जो आप तीनों को कंप्लीट करके देख लीजिएगा। क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में मैंने बहुत कम क्वेश्चन कराए हैं, उन सभी का क्वेश्चन मैंने कलेक्ट कर लिया है। अब तीनों शिफ्ट के एक साथ वीडियो मिल जाएगा। इसलिए जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं लाइक करके ही जाइएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक के द्वारा जो बहुत बड़ा ऑफर चलाया जाएगा 27 तारीख रात 12 से 1 के बीच, यानी 1 घंटे का स्पेशल ऑफर रहेगा, जिसमें आपको 1 साल का पासपोर्ट के साथ 1 साल फ्री दिया जाएगा। कूपन कोड आपको 7 लगाना है। SAW आपको 12% के डिस्काउंट के साथ आपको 2 साल का वैलिडिटी मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहेगा। मात्र आपको 300 के आसपास मिल जाएगा और साथ में आपको 2 साल का वैलिडिटी मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहेगा। पासपोर्ट या पासपोर्ट दोनों पर आपको 2 साल का वैलिडिटी मिल जाएगा। 27 तारीख रात 12 से 1 के बीच 1 घंटे का स्पेशल ऑफर रहेगा, जिसमें आपको 2 साल का वैलिडिटी मिलने वाला है, जिसमें आपको SSC, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्टर टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, बहुत सारा टेस्ट मिलेगा। आप कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं, इसलिए तैयार रहिएगा। इसके अलावा टेस्ट टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको वहां पर PDF मिल सके। कमेंट जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, उसके माध्यम से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।